Good morning, friends. Friends, this is Dr. Vipin, and I am once again in front of you people to present this beautiful play, Julian of Narvik, Relations of Tywin. तो जूलियन ऑफ नार्विक जो एक काफी रोमांटिक प्ले है एंड फ्रेंड्स विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश दिस मिडिल इंग्लिश पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1066 टू 1500 क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी एंड आफ्टर द revolutions, after some changes in the syllabus of GKPS, I have started to cover that leftover topics, and this is one of that topic, friends. So, friends, this Julia of Narvik, और एक्चुअली है क्या, ये रिवोल्यूशन ऑफ डायमंड लव है. तो दिस इज वन ऑफ द रोमांटिक प्लेज, काफी इंटरेस्टिंग प्ले. सो फ्रेंड्स, what if I told you that one of the greatest स्पिरिचुअल विजन्स ऑफ डायमंड लव एंड होप केम फ्रॉम ए वुमन. अगर हम बात करें कि सबसे रोमांटिक और डायमंड विजन जो है एक वुमन की लव से आई है, हु लिव्ड थ्रू द प्लेग, वार एंड पर्सनल सफरिंग्स एंड येट प्रोक्लेम्ड all shall be well. So friends, welcome to the profound world of this Julian of Narvik and her timeless masterpiece, Revelations of Diamond Love. So friends, first of all, let us start with the introduction of this play. इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स इसकी, इसमें हु वाज जूलियन ऑफ नार्विक. हमारे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर कौन थे जूलियन ऑफ नार्विक, कौन थे. तो जूलियन ऑफ नार्विक born around 1342 in England was a Christian mystic anchoress. Christian mystic anchoress थे and theologian. Her real name is unknown. असली नाम का तो पता नहीं. शी इज नेम्ड आफ्टर द चर्च ऑफ सेंट जुलियन इन नार्विक. तो नार्विक में जो सेंट जो जुलियन का जो चर्च था उसके नाम का नाम पड़ा है. वेयर शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ एज इन एंकरेज, ए वुमन हु लिव्ड इन सॉलिट्यूड, अकेलेपन में रही, प्रेयर में रही एंड कंटेम्पलेशन. जुलियन लिव्ड थ्रू वन ऑफ द डार्केस्ट periods of English history, the Black Death, peasant revolts, and रिलीजियस टर्माइल. बहुत सारी मुसीबतें हमने झेली हैं, ये बहुत सारी चीजें देखी. ब्लैक डेथ देता है देखी है, पीजेंट रिवोल्ट्स देखे हैं, रिलीजियस टर्माइल देखे हैं. डिस्पाइट द सफरिंग्स, हर राइटिंग्स आउटफ्लो विद लव, कंपैशन एंड डाइमंड रीएश्योरेंस. सो फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन में. तो द बुक की बात करें हम, रिवोल्यूशन ऑफ डायमंड लव जो है, जूलियंस बुक, इसको जूलियन बुक भी कहा जाता है. रिवोल्यूशन ऑफ डायमंड लव इज कंसिडर्ड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश नाउन टू बी रिटन बाय ए वुमन. सबसे पहले किसी औरत ने कोई बुक लिखी है इंग्लिश हिस्ट्री में, तो दैट इज जूलियन है. द फर्स्ट बुक इंग्लिश इंग्लिश नाउन टू बी रिटन बाय ए वुमन, एक औरत ने जो लिखी है. इट वाज रिटन आफ्टर शी हैड ए सीरीज ऑफ 16 मिस्टिकल विजन्स, आर्शिविंग्स जिसको हम कहते हैं. तो 16 मिस्टिकल उसको विजन्स आए, तो उसके बारे में उसने लिखा. वाइल ग्रेवली इल इन 1373, 1373 में जब पूरी तरह से ये बीमार थी. एट द एज ऑफ 30 शी बिलीव्ड शी वाज ऑन हर डेथ बेड. उसको जो विश्वास हो गया कि अब वो अपने डेथ बेड पे है. एंड रिसीव्ड द लास्ट राइट्स भी इसको मिल गए, वो जो रस्म रिवाज होते हैं जब इंसान की मौत होती है. बट इंस्टेड ऑफ डाइंग, लेकिन हुआ क्या कि मरने के बाद ये अलावा, यानी कि मौत नहीं बल्कि इंस्टेड ऑफ लिविंग डाइंग, शी रिसीव्ड ए डाइवन एनकाउंटर विद क्रिस्ट.
क्रिस्ट के साथ एक रूहानी एक एनकाउंटर हुआ इस क्रिस्ट के साथ जहाँ पे ये रहती थी। नेक्स्ट द विजन्स की बात करें हम तीसरे नंबर पे, तो विजन्स, तो समरी आपकी मोमेंट्स की बात हमने इसमें की है। तो लेट अस टेक इट लुक एट सम ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड सिंबॉलिक विजन्स इन द बुक। तो मोस्ट सिंबॉलिक विजन मैंने कोशिश की है इस ब्रेकअप में, विजन्स में, आपका नंबर थर्ड जो पार्ट है। तो विजन्स क्या है इस तस्वीर में और समरी ऑफ की मोमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट विजन की बात करें, द क्रिस्चियंट क्रूसिफाइड क्रिस्ट। पहले नंबर पे ये पार्ट क्या है, क्रूसिफाइड क्रिस्ट है। She saw Christ on the cross, not in distant majesty, but with human pain and sufferings. एक सफरिंग की हालत में उन्होंने क्रिस्ट को देखा, एक ह्यूमन पेन में उनको देखा, ड्रिपिंग ब्लड, ब्लड इनका टपक रहा है, एंड एगोनाई, मायूस है, परेशान है, डिस्ट्रेस, मुसीबत में है। दिस इमेज शोड हर गॉड्स डीप लव फॉर ह्यूमैनिटी चूजिंग टू सफर फर्दर। इस तरह से पता चला कि गॉड क्रिस्ट जो जिस तरह किस तरह से वो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए अपने आप को मुसीबत में डालते थे दूसरों की भलाई के लिए। सो दिस वाज दिस द क्रूसिफाइड क्रिस्ट, पहला जो विजन जो था, विजन डिफरेंट विजन्स में से एक विजन जो था। नेक्स्ट फ्रेंड्स द सेकंड बी पार्ट और बी दूसरा विजन जो है, द हेजलनट विजन। द हेजलनट विजन जो है इसमें क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंबल्स फ्रॉम हर विजन्स वाज दैट ऑफ ए स्मॉल हेजलनट इन हर हैंड। गॉड टेल्स हर, जो उसके हाथ में एक छोटा सा अखरोट है, हेजलनट है, अखरोट नहीं सॉरी हेजलनट है। और गॉड टेल्स हर, भगवान जो है ये कृष्ण जो है उसको बताते हैं, लेडी को बताते हैं, इट इज ऑल दैट इज माइट, इट इज ऑल दैट इज मेड, ये सारा क्या है, बनाया हुआ। शी रियलाइजेस दैट इवन समथिंग सो टाइनी एंड फ्रेगाइल exists only because of God knows it, कि एक छोटी सी चीज जो तभी एग्जिस्ट करती है बिकॉज गॉड knows it. If God loves even a hazelnut, then surely He loves us all infinitely more. तो अगर वो इतनी चीज से, हेजलनट से जैसी चीज से प्यार करते हैं, इट मीन्स वो हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। गॉड जो हमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। सो दिस वाज सेकंड एंड नो दिस इज सी पार्ट, दिस इज थर्ड विजन। डिफरेंट विजन में थर्ड विजन जो है, तो गॉड एज मदर। इस विजन में क्या बताया कि गॉड एज मदर है, केयर टेकर होता है। तो जुलियन रेफर्स टू क्रिस्ट एज और मदर, an idea revolutionary in her time. She speaks of the nurturing, forgiving, and protecting love of Christ in material terms. मटेरियल के तौर पे, टर्म्स में वो किस तरह से नर्चर करते हैं, पालन पोषण करते हैं, हार्ग्यू करते हैं, माफ भी करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हम सबकी इस मटेरियल टर्म्स में, विच रीडिफाइंस डाइविनिटी इन inclusive and compassionate ways. So friends, this was the third vision. Now, after the revisions, we have this fourth part that deals with the themes and messages. तो ये जो हमारा प्ले था, इसमें थीम्स क्या है और मैसेज क्या है हमारी। तो जुलियंस रिवोल्यूशंस ऑफ डाइमन लव इज नॉट जस्ट मिस्टिकल, इट्स थियोलॉजिकल। खाली सिर्फ मिस्टिकल्स नहीं, एक अजूबा नहीं, बल्कि थ्योरी भी, थियोलॉजिकल भी है, फिलोसफिकल है, एंड डीपली इमोशनल भी। हियर आर सम कोर थीम, तो कुछ यहाँ पे हमने कोशिश की है, कुछ खास जो मस्ट रीड जो थीम्स उनकी बात की हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉड इज लव। गॉड इज लव, ए पार्ट जो गॉड इज लव, पहला जो थीम है। द फाउंडेशन ऑफ जुलियंस थियोलॉजी इज दैट गॉड इज नॉट एंग्री और वेंजफुल। तो ये कहा जाता है कि जो फाउंडेशन है इस थियोलॉजी की, थ्योरी की, तो कहते हैं कि गॉड जो है कभी भी हम पे गुस्से नहीं होते हैं, या फिर हम पे एक वेंजफुल नहीं, हमारे कोई बदला नहीं लेते हैं, बदले की भावना नहीं होती है, बट लविंग। गॉड इज लविंग, केयरिंग। शी रिजेक्ट्स द इमेज ऑफ ए wrathful गॉड। तो इस तरह से एक wrathful गॉड की इमेज को वो रिजेक्ट करती है कि ऐसा नहीं, गॉड जो हमेशा wrathful नहीं होता है, बेवफा नहीं होता है, किसी के बारे में बुरा सोचने वाला नहीं होते हैं, बुरा, बल्कि वो क्या है, एक लोइंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो सो गॉड इज लव, दिस इज थीम। द नेक्स्ट थीम वी हैव sin एंड रिडम्पशन। sin एंड रिडम्पशन, शी डजेंट डिनाई sin, पाप को वो डिनाई नहीं करती, बट ही फेवर्स दैट sin एग्जिस्ट, पाप तो होता है, but she sees it as part of the
ह्यूमन जर्नी, लेकिन ये ह्यूमन जर्नी का ही एक हिस्सा है। शी राइट्स, sin is be holy but all shall well। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है, ये याद रखने की है, सो प्लीज नोट दिस कोटेशंस। तो वो लिखती है, अपनी बुक में लिखते हैं, sin is be holy but all shall well। मीनिंग, मतलब इसका है कि sin इज नेसेसरी, ये होली है, नेसेसरी है, जरूरी है, फॉर ग्रोथ, फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों की इस ग्रोथ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम बुरा भला पहचान सके कि व्हाट इज इवल, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज सिन, व्हाट इज वर्चुअस। सो फ्रेंड्स, सिन इज बी हाउली बट ऑल शैल बी वेल, कोटेशन जो है काफी मायने रखती है। तो इसका मीनिंग जो हमने जैसे बताया, हमने बात की कि ये मीनिंग इसका क्या है, द मीन, सिन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बट डायमंड लव एंश्योर्स अल्टीमेट हीलिंग एंड पीस। डायमंड लव जो है, सबसे बड़ी पावर है, ताकत है, जो कि हीलिंग टच रखती है, किसी के जख्म को भरने की ताकत रखती है, किसी के दुख दर्द को समझने की, उसको ठीक करने की शक्ति है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थीम इज होप अमिट सफरिंग्स। सफर जब होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, उस वक्त भी हमारे पास एक, उसके बीच में एक होप होती है, हमारी हमारी इच्छा होती है, हमें उम्मीद होती है। तो दैट इज द होप अमिट सफरिंग इज द थीम। जूलियन हैड सफर्ड, काफी इसको सफरिंग्स आई, मुसीबतें आई हैं, एंड शी न्यू व्हाट पेन वाज, बट हर रिवलेशंस ऑफर होप नॉट डिस्पेयर। लेकिन उसकी जो जितनी भी सफरिंग्स हुई हैं, उसमें जो भी उसने रिवील किया है, बताया है दूसरों को, या अपनी बुक के जरिए से, इस प्ले के जरिए से, तो यही उसने बताया कि हमें क्या करना चाहिए। होप, उम्मीद सबसे बड़ी चीज है, ना कि डिस्पेयर होना, नाराज होना। तो हर मोस्ट कोटेड लाइन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे यूजीसी नेट के लिए, जीकेपीएससी सेट के लिए, किसी दूसरे स्टेट सेट के लिए, आपके जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस के जो 10+ लेक्चर्स के एग्जाम है उसके लिए। तो ये जिसे फेमस जो है, मोस्ट फेमस कोटेड लाइन जो है, वह इसको याद रखने की जरूरत है। तो ऑल शैल बी वेल एंड ऑल शैल बी वेल, ऑल शैल बी वेल एंड ऑल शैल बी वेल एंड ऑल मैनर ऑफ थिंग shall be well। So this is one of the important quotation, most important quotations। So this line alone has inspired countless readers and believers across countries, क्योंकि इसमें एक होप की बात की गई है, ना कि डिस्पेयर की। सो दिस वाज द थर्ड थीम एंड लेसन मैसेज ऑफ दिस प्ले। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमने बात की है लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, इस प्ले की, जो जूलियंस का वर्क है। तो जूलियन प्ले जो है, इसका लिटरेरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सो लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जूलियंस वर्क इज ए लैंडमार्क इन क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म, इंग्लिश लिटरेचर एंड फेमिनिस्ट थियोलॉजी। इट्स द फर्स्ट नॉन फीमेल आथर टेक्स्ट इन इंग्लिश, सबसे पहला फीमेल का आथर किया हुआ टेक्स्ट है इंग्लिश में। इट यूजेस सिंपल yet poetic middle English prose। It represents a shift from care-based religion to love-centered spirituality. Her ideas influenced later mystics, theologians, and even writers like T.S. Eliot and Thomas Merton। यहाँ तक कि बहुत फेमस हमारे राइटर्स जो है, थॉमस स्टर इलियट जो है, या थॉमस मैटन जो है, इनको भी इनको भी इन्फ्लुएंस हुआ इस चीज का, इन पे भी इस चीज का असर हुआ, ये भी इंस्पायर हुए जूलियंस के वर्क्स को देख के, पढ़ के। सो फ्रेंड्स, आफ्टर द significance लिटरेरी स्किल्स के बाद हम बात करते हैं, व्हाई स्टडी जूलियन ऑफ ऑफ नॉर्विक टुडे। आज हम क्यों पढ़े इसको, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें फॉर यूजीसी नेट, जेआरएफ एस्पिरेंट्स एंड इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, किसी भी लेवल के हों, तो जूलियन ऑफ नॉर्विक इज a representative of medieval religious prose, an example of mystical and visionary literature, a feminist spiritual voice centuries ahead of her time. Her work bridges the gap between literature and theology, theory and psychology, so making her an enduring figure in academic study। हमारे लिए जो ये प्ले है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट इट्स कंक्लूजन एंड कंक्लूड, इस चीज में, इस प्ले में क्या कुछ मिला।
जूलियन ऑफ नार्विक में। तो ए मैसेज फॉर ऑल टाइम्स, जूलियंस वर्ल्ड वाज फिल्ड विद पेन मच लाइक आवर्स। जैसे हमें हमारी जो दौर में काफी मुसीबतें हैं, डिस्ट्रेस है, तो इन दैट केस उसके जमाने में, जूलियन के टाइम में भी उसके साथ बहुत सारी मुसीबतें हुई, उस पे आई, बहुत सारी मुसीबतों उसको उसने फेस किया, या डिफरेंट काइंड्स की उसके दौर के लोगों को पेश आई मुसीबतें। तो बट हर अनवेवरिंग मैसेज वाज सिंपल। क्या मैसेज था? गॉड मेड अस, गॉड लव्स अस, गॉड कीप्स अस। गॉड ने बनाया है, हम हमसे प्यार करते हैं, और हमें जिंदा भी रखेंगे, हमारी परवरिश भी करेंगे। दे विल केयर अस एंड इन द एंड, और आखिरकार क्या है, ऑल शैल बी वेल। उसने ये एक होप की, डिजायर की थी कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुसीबतें आई है टल जाएगी, मुसीबत की घड़ी है टल जाएगी। सो एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे एस्पिरेंट्स को, आज की दुनिया को इस प्ले से मिलता है कि मुसीबतें आती हैं, उनका निवारण भी करते हैं। गार्ड हमसे प्यार करते हैं तभी वो क्यों चाहते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो गार्ड चाहते हैं वही होता है। इवन, और यह भी हमने इसमें देखा कि इवन गार्ड लव्स स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इवन यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों से भी वो प्यार करते हैं। सो व्हाई नॉट विद अस, हमारे साथ, क्योंकि वी आर ह्यूमन, ह्यूमंस, वी आर लिविंग बीइंग्स, तो हमसे तो वो प्यार करते ही करते हैं। तो एक होप की बात की गई है। तो इजेंट दैट समथिंग वी ऑल नीड टू हियर टुडे, तो क्या ये जरूरी नहीं जो हम सुनना चाहते हैं आज? तो यही सब कुछ चीजें हम इस लेसन से देखने को मिलती है। काफी एक डिडैक्टिक है, मैसेज देने वाला है, लेसनेबल ये प्ले था। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आम तौर पे, मैं एज यूजुअल अपने हर एक वीडियो में के लिए कुछ मस्ट रीड या कोर टॉपिक्स और एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मैं आपको देता हूं। तो इसी तरह से इन द सेम वे आई हैव ट्राइड हियर, यहाँ भी मैंने इस जो प्ले हमने पढ़ा जूलियन ऑफ नार्विक, इसमें से जो मस्ट रीड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो इनकी मैं बात करूंगा, ये आपके सामने है। तो लेट अस स्टार्ट विद, तो सो फ्रेंड्स, मस्ट रीड एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट, सीआरएफ, जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर्स फॉर जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के आपके चाहे प्रोफेसर है, टीचिंग जॉब जो भी इसके लिए है। तो एवरीथिंग, हर एक कंपोनेंट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन इज, जुलियन ऑफ नॉर्विक इज बेस्ट नाउन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? द कौन से वर्क के लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर थे? तो जो यही वर्क जो हमने पढ़ा, वो क्या था? बी पार्ट रिवोल्यूशंस ऑफ डायमंड। सो आंसर इज बी पार्ट। तो देखिए, अब आंसर भी यहाँ पे दिया है मैंने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर है बी पार्ट है, रिवोल्यूशन ऑफ द डायमंड लव। सो द नेक्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इज, जुलियन ऑफ नार्विक इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वुमेन। जुलियन ऑफ नार्विक को पहला विमेन कंसीडर किया गया, टू किस चीज के लिए? ट्रांसलेट द बाइबल इन इंग्लिश? नो, ये भी नहीं है। इसका है पब्लिश ए बुक ऑफ पोइट्री? नहीं, बुक्स के लिए है पर पोइट्री के लिए नहीं सर। राइट ए बुक इंग्लिश? हाँ, ये था कि सबसे पहली औरत थी, वमेन थी, जिसने एक इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट टाइम इंग्लिश में कोई बुक लिखी। तो सो सी पार्ट इज राइट आंसर। इसका आंसर है राइट ए बुक इन इंग्लिश नाउन टू बी बाई ए वुमेन। सो नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज, द सेंट्रल थीम ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ डायमंड लव इज। तो सेंट्रल थीम इसका क्या है? सी पार्ट, गॉड्स अनकंडीशनल लव एंड मर्सी, क्योंकि हमारे साथ कोई कंडीशन नहीं रखते हैं गॉड, वो हमसे लव करते हैं, हमारी केयर करते हैं। तो ये था इसका आंसर। तो सी पार्ट, गॉड्स अनकंडीशनल लव एंड मर्सी। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट इवेंट लेड जुलियन टू रिसीव हर मिस्टिकल विजन्स? तो क्या इवेंट था जिस तरह जुलियन को मिस्टिकल विजन्स रिसीव हुई? तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन पढ़ें, तो पहला ऑप्शन है ए पिलग्रिमेज। तो ये पिलग्रिम के बारे में तो बात हमने नहीं की, पढ़ा नहीं हमने ये। बी है ए नियर डेथ इलनेस। तो हाँ, इनकी बहुत बहुत बीमार थे ये, और वो हमने पढ़ा था कि वो डेथ बेड पे थे, रिली, एंड शी वाज अबाउट टू डाई, वो मरने वाली, बट इंस्टेड व्हाट हैपेंड, उसके लेकिन मरने के बावजूद होता क्या है, वो मरती नहीं, बल्कि होता क्या है, उसको एक मिस्टिकल विजन्स मिलती हैं, रिसीव होती हैं, और वो उन विजन्स के बेस पे फिर ये रिवील करती हैं आगे चीजें, जो है अपनी बुक के जरिए से।
तो सो हम बी पार्ट जो ए नियर डेथ इलनेस जो थी, तो यही एक टर्निंग पॉइंट था। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी revolutions आर she makes did Julian report having? तो जुलियन को जो रिवोल्यूशंस की उसने जुलियन ने अपनी इस बुक में, वो कितनी रिवोल्यूशंस थी? तो वो थी क्या? 16। क्वेश्चन नंबर 6 is what metaphor does Julian famously use to present all of creation? तो कौन सा मेटाफर उसने यूज किया सभी क्रिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो ये था ए हेजलनट इन द palm ऑफ हर हैंड। क्या कौन सी चीज थी वो? एक हेजलनट था इन द palm, उसकी हथेली में, हाथ की हथेली में। सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज which theological concept is emphasized throughout revolutions of diamond law? तो कौन सा कंसेप्ट पे एम्फेसाइज किया गया है, ज्यादा जोर दिया गया है इस पूरे रिवोल्यूशंस में, पूरी बुक में? तो वो था अटोनमेंट थ्रू लव। प्यार के जरिए सब कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ये था सी पार्ट, अटोनमेंट थ्रू लव। क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्रेज एसोसिएटेड विद जूलियन रिफ्लेक्ट्स हर ऑप्टिमिस्टिक थियोलॉजी? तो कौन सी चीज लाइंस थी, कौन से फ्रेजेस थे जिससे उसकी एक ऑप्टिमिस्टिक, एक अच्छी सोच के बारे में पता चलता था कि वो एक अच्छी सोच रखती है, वो पुरानी सोच की नहीं है, वो बेहुदा किसी सोच की नहीं, बल्कि वो क्या हुए, एक ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छी सोच रखने वाली है, एक विजनरी है। तो अ, हम पढ़ते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं। तो पहला है कियर गार्ड मेक fear God and keep his commandments। देखो, कीप हिज कमांडमेंट्स की हम बात मान भी सकते हैं कि उसके हुक्म को मानो, बट फियर गॉड, डरने की बात गॉड ने नहीं की है। ना गॉड किसी को डरने की बात की है इसने यहाँ पे, और ना गॉड से किसी किसी के डरने की बात की है। बल्कि क्या कहा कि ही इज केयरिंग, गॉड इज केयरिंग, गॉड लव्स एवरीवन, हम हर किसी से प्यार करता है। तो फिर की तो बात ही नहीं आती, ये पार्ट इसलिए हमारा रिजेक्ट है। बी पार्ट की बात करते हैं, ऑल शैल बी वेल। तो ये तो पढ़ा था हमने, यही तो हमें होप दे रही थी। तो ऑल शैल बी वेल एंड ऑल शैल बी वेल एंड ऑल मैनर ऑफ थिंग्स शैल बी वेल। तो सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइंस ऑफ द जुलियन देन ऑफ नार्विक। तो सो दिस इज द राइट आंसर। तो आंसर की बात करें हम, नीचे आंसर जो यहाँ दिया है, यही इस पे यही लिखा है, आंसर बी पार्ट है आपका। ऑल शैल बी वेल एंड ऑल शैल बी वेल एंड ऑल मैनर ऑफ थिंग्स शैल बी वेल। सो एक बहुत ही अच्छी ऑप्टिमिस्टिक सोच वाली ये इनकी लाइंस हैं, टीचिंग्स हैं, रिफ्लेक्शंस हैं। हाँ, नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज जूलिया ऑफ नार्विक लिव्ड थ्रू विच हिस्टोरिकल पीरियड? तो कौन से हिस्टोरिकल पीरियड की बात की थी हमने? तो हम देखो, सबसे पहले सिंपल बात हम पढ़ रहे हैं मिडिल इंग्लिश पर। चलो, पेपर जब आता है तो पेपर में वो चीजें नहीं बताई जाएंगी कि कौन से पीरियड का ये क्वेश्चन है। तो हमने ढूंढना, तो अब तरीका क्या, कैसे क्या करना हमने? तो अगर हम पहला ऑप्शन पढ़े किस पेड़ की ये कहानी थी, चलो हमें तो पता मिडिल लिटरेचर की बात है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसमें ज्यादा क्लियर होने की। तो ए पार्ट है एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड तो नहीं है, क्योंकि वो तो ओल्ड इंग्लिश में आता है। तो रेनेसां जो है, रेनेसां की बात हमने की, तो सी पार्ट देखो दिया ही है सीधा कि मिडिल इंग्लिश पीरियड है, और ये कौन सा 14th सेंचुरी इसकी। तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट। सी पार्ट इज द राइट आंसर, मिडिल इंग्लिश पीरियड और 14th सेंचुरी। हाँ, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज जूलिया आज आर एन। अब जूलियन कौन थी? हमने क्या पढ़ा था? एंकोराइट थी वो, एंकोराइट थी। हाँ, एंकोराइट थी, एंकर पढ़ी थी ना, एंकरेस। हमने वर्डिंग्स आई थी, शी वाज एन एंकरेस। तो हाँ, पहला ही हमारा ए पार्ट ही आंसर है। नन की बात नहीं की, पिलग्रिज्म नहीं, बेंजुइन की बात नहीं की हमने। तो वो क्या थी? एंकोराइट थी। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट इज द राइट आंसर, एंकोराइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर हैविंग विद मी। फ्रेंड्स का बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था एक्चुअली, बहुत सारी अ, चीजें रहती है बिजी, ऐसे हाल के, बहुत सारी चीजें मुझे करनी पड़ती, काम करना पड़ता खुद। सो मैं आपसे कुछ दिन तक, मेरे ख्याल में आज मैं एक वीक, हफ्ते के बाद आपको वीडियो दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट I am grateful to you people for your continuous support, continuous help. You people are sharing my videos,
यू आर सपोर्टिंग मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अच्छा लगता है। I got encouragement from you people. So my heart touches all these things, and I, from the bottom of my heart, I am grateful to you people. I pay my gratitude to you all. So friends, I also pray to God that you uh, secure good marks, you top this every exam, you crack every exam in which you appear. So friends, uh, अगर आप नए हो मेरे वीडियो पे तो इस वीडियो को प्लीज वीडियोस को मेरे लाइक करें, उस पर कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ। एंड फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वाचिंग के साथ साथ वॉच कंप्लीट वॉच करें, और उसके साथ साथ ज़रूर मुझे सुझाव दें। एंड फाइनली फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, एंड enjoy learning. Happy learning, friends. Thank you so much.